वजीर आजम हाउस से निजाम कंट्रोल करने वाले फवाद हसन फवाद एहतिसाब के कठेरे में। फवाद हसन फवाद की तरक्की और जवाल का सफर, तल्ख हकायक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। फवाद हसन फवाद के हवाले से अहम तरीन इंकशाफात आज के प्रोग्राम में हम जो इस वक्त आपके सामने रखेंगे और ये तमाम मामलात का ताल्लुक नैब की इन्वेस्टिगेशन से है। और ये इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हुए डिटेल्स में जाते हुए सब में पहले ECL के हवाले से आपके साथ खबर शेयर करते चलें कि फवाद हसन फवाद साहब जो कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के, उनका नाम ECL में डाल दिया गया और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालते वक्त जो नैब ने खत लिखा था सेक्शन ऑफिसर को इंटीरियर मिनिस्ट्री के, तो उसमें जो बड़े या मोटे मोटे जो इल्जाम सीधा सामने आए वो आपके सामने रखते चलें, क्योंकि जिस लिस्ट को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें उनका शनाख्ती कार्ड, उनका एड्रेस लाहौर का DHA का मौजूद है और इल्जाम के अंदर उनके ऊपर सरे फहरिस्त ये है जी कि उन्होंने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया, उन्होंने एसिड बियॉन्ड मींस बनाया और स्पेसिफिकली उन्होंने किस तरह किया तो उसके बारे में लिखा है जी कि उन पर इल्जाम है कि उन्होंने मोबाइल हेल्थ यूनिट्स पंजाब गवर्नमेंट के लिए खरीदे एग्जॉर्बिटेंट रेट्स के ऊपर। उसके बाद उन्होंने स्प्रिंट एनर्जी के नाम से एक कंपनी जिसके लिए उसके मफाद के लिए काम किया और CNG स्टेशन के ठेके जो इलीगल NOC थे CNG स्टेशन के वो दिलवाए। और इस पूरे मामले में अमाउंट इन्वॉल्व इन एक्सेस ऑफ 100 मिलियन, ये तो हर एक मामला है, एसिड बियॉन्ड मींस का मामला अलग है। आगे बढ़ते हुए उस तफ्तीश की तरफ जो नैब ने अब तक की है और हमने जराए से हासिल की है, वो अहम तरीन तफ्तीश जिसके अंदर फवाद हसन फवाद साहब के इंकशाफात शामिल है। जो हमारी नैब के जराए से बात हुई उनके मुताबिक वो एक तूफान है इंकशाफात का और उसमें एसिड बियॉन्ड मींस के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लाजा का जिक्र है, जो शॉपिंग प्लाजा की तामीर है इस वक्त रावलपिंडी में, जिसकी मालियत अरबों रुपए बताई जाती है। और इन जराए से जो हमें पता चला, इन्हें बताया गया कि एक सफीर, जो पाकिस्तान के सफीर अमेरिका में या जिस मुल्क में, अमेरिका का मैंने नाम भी अब ले लिया है, वो भी इस वक्त जो है इस वक्त मामलत में मुलव्विस रहे हैं और तफ्तीश से पता चलता है कि वो लिंक नजर आता है फवाद हसन फवाद का उनके साथ। और अहले खाना, भाई, वाइफ, इसके अलावा दीगर रिश्तेदार, सबके नाम पे प्रॉपर्टीज, एसेट्स, अकाउंट्स, डिटेल्स नैब हासिल कर रही है और हर कोई मुस्तफीद हुआ है, यानी हर एक के नाम पर बेनामी जायदादें या अहले खाना को नवाजा गया है और मनी लॉन्ड्रिंग और ऑफशोर कंपनीज की बात भी जो है यहां तक पहुंच चुकी है। अब आते हैं उस इंपॉर्टेंट प्लाजा की तरफ जिसका जिक्र हमने किया है। आज हमने उस प्लाजा को, जिसको आप FHF प्लाजा कह सकते हैं, फवाद हसन फवाद प्लाजा, ये उसकी फोटोज हैं जो फवाद हसन फवाद का जेर तामीर प्लाजा है, जिसके बारे में उनके बकौल कहा गया जी कि फैमिली की इन्वेस्टमेंट है, या क्योंकि इनकी फैमिली के बारे में बताते चले कि ये एक सूबेदार के साहबजादे थे, यानी बहुत एक ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं कि कोई इंडस्ट्रियल या कोई एग्रीकल्चरल या कोई बड़ा लैंडलॉर्ड बैकग्राउंड इनका नहीं है। ये वो प्लाजा है जिसकी मालियत बताई जाती है कि 10 से 12 अरब रुपए है, जो इस वक्त जेर तामीर है, जो फवाद हसन फवाद साहब का है। ये वही फवाद हसन फवाद साहब हैं जिनके बारे में कहा गया कि ना सिर्फ ये ट्रबल शूटर थे PMLN के नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, एक स्ट्रेटेजिक थिंकर थे, उनकी सोचते भी ये थे, एक फिक्सर थे, मसाइल को हल करते थे, जो बजटरी किरदार होता था, बजट के मामलात होते थे, उन डिसीजन मेकिंग से लेकर किसको क्या अवार्ड देना है, किस की तनज़्ज़ुली होनी है, किसकी तरक्की होनी है, किस ब्यूरोक्रेट का ट्रांसफर होना है, किसकी पोस्टिंग होनी है, ये सारे मामला जनाब फवाद हसन फवाद साहब के हाथ में थे, इनके इख्तियार में थे। ही वॉज अ डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर। और आगे चल के, क्योंकि इस प्रोग्राम में इनकी पूरी, जिस तरह मैंने कहा कि शुरू से लेकर आखिर तक का सफर आज बेनकाब हो रहा है, तो ये जरूर बताते चले क्योंकि ये इतने ताकतवर थे कि बहुत से वफाकी वजीर नवाज शरीफ साहब से अगर मिलना चाहते थे तो उनसे मुलाकात के लिए पहले फवाद हसन फवाद साहब अगर चाहते थे तो मुलाकात हो सकती थी, या नहीं चाहते थे तो नहीं मुलाकात हो सकती थी। बहुत से लोगों ने कहा कि नून लीग के टिकट की तकसीम में भी फवाद हसन फवाद साहब का नाम अहम था और इनके जरिए वो टिकट तकसीम हुए। यहां तक हमारे जराए बताते हैं कि जो गाड़ी थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, नवाज शरीफ साहब की, वो गाड़ी इस्तेमाल करने का इख्तियार फवाद हसन फवाद साहब को था, वो गाड़ी भी इस्तेमाल कर सकते थे। और इसके साथ साथ या तो वो दो भाई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ या फवाद हसन फवाद वो लोग थे जो अहम तरीन फैसलों के अंदर सरकर्दा होते थे। और हत्ता ये कि शरीफ फैमिली के कुछ अहम सुतून, अहम खानदान के अफराद जिसमें कैप्टन सफदर शामिल है, उनको भी फवाद हसन फवाद की अटेंशन ग्रैब करने के लिए
जाकर पब्लिकली पार्लियामेंट के अंदर शोर मचाना पड़ता था। और जब मैं ये बोल रहा हूं तो मैं फैक्ट से बात कर रहा हूं, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कैप्टन सफदर की वो स्टेटमेंट जो मैंने रिकॉर्ड से निकाली है, जिससे फवाद हसन फवाद साहब की वो शिकायत करते हुए बताते हैं, ये लहजा उनका शिकायत का इन ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से। खैर, ये पूरी सूरत हाल आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ, एसेट्स डिटेल, उनकी ग्रोथ, ये तमाम चीजें हम बेनकाब कर रहे हैं। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब इस वक्त साथ है हमारे, और कुछ ही देर में नैब से भी हमारे जो साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल है वो भी साथ होंगे। अजहर साहब, एक एरा, और आज ईसीएल में नाम आने के बाद एक पूरा एरा है फवाद फवाद का, ये एरा नवाज शरीफ साहब की सियासत और हुकूमत के साथ साथ ये पूरी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के अंदर वो ग्रो जो इस वक्त नून लीग को सपोर्ट करता है, क्या उस एरा का इख्तिताम हुआ है अजहर सिद्दीक साहब? बहुत शुक्रिया सफियान साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि फवाद, आपको याद होगा कि जब आहद टीमा पकड़े गए थे इसरार सईद के हवाले से, आप ही ने बेनकाब किया था, तो एक दिन हमने फवाद हसन फवाद के हवाले से भी बड़ा वाज़ेह तौर पर गुफ्तगू की थी कि ये ही इज वन ऑफ द मेन कल्प्रिट, जिसने बैठ के ये सारे निजाम को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और वो जगड़ के रखा हुआ है। और जिस दिन वो पकड़ा गया तो वो तोते की जो जान है ना, जो जिन की जान है तोते के अंदर, ये वो तोता है। अजहर साहब, अगर माउथ पीस आप अपना जो माइक है अगर उसको थोड़ा करीब कर लें ताकि आवाज आपकी और वाज़ेह तौर पर हम तक और नाज़रीन तक आ सके। अजहर साहब, अच्छा जी, मैं आई होप सो आप क्लियर है जी? जी जी फरमाएं। देखिए, यहाँ जो जैसे मैंने आपको जा रहा हूँ कि आपको बताया है कि फवाद हसन फवाद जो है, ये बुनियादी तौर पर उनका जो एक रोल था, वो एक रोल पर्सनल सेक्रेटरी ज्यादा था बनिस्बत ये कि फेडरल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वो जिस तरह इन चीजों को लेकर चल रहे थे, वो ही इज ऑल इन ऑल, ही वाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और आपके प्रोग्राम में जब आहद टीमा और इसरार सईद के हवाले से बातें हो रही थी, तो ये कहा गया था कि मेन कल्प्रेट जो है, इस आदमी को अगर पकड़े तो सारा कुछ सच आपके सामने आ जाएगा। पीछे करो, सही। अब सारा कुछ, और आपने देख लिया कि ये सारा कुछ सामने अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। और अभी ये अभी बड़ी थोड़ी सी इशू है। आपको अंदाजा होगा कि पंजाब में जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है 56, उनके अंदर रोल है। जो मेट्रो, अभी मैं आपको और बताने लगा हूं, जो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उसमें जो प्लानिंग कमीशन की अप्रूवल है, जो उसके अलावा जो एग्जम्पशन दी गई है, वो 22 अरब की इनकम टैक्स के हवाले से उन कंपनीज को, उसके अलावा जितने आपके LNG प्रोजेक्ट हैं, जितने आपके पावर प्रोजेक्ट हैं, इन सब के अंदर बराह रास्त रोल फवाद हसन फवाद का है। और वो डिटेलें अगर नैब डिटेल्स में जाएगी, जितना कुरेदेगी, वो हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर आती जाएगी। लेकिन नैब भी अपना काम तो कर रही है, लेकिन उनका एक्सेस अभी तक, वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी में ये मेन हेड थे। जैसे कहा आहद टीमा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते थे, फवाद हसन फवाद पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर लेते। यही वजह है कि डाटा और डॉक्यूमेंट अभी तक उन तक अवेलेबल नहीं है। और अगर आप ये देखिएगा, जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी ऑपरेटिव होगी और डाटा वो सारा सही, तो ठीक है। अच्छा, मैं सामने जी, ये बड़ी अहम बात है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, जितनी देर में आपकी जो आवाज है उसका थोड़ा सा और बेहतर भी करते हैं डिस्टॉर्शन को दूर। और आपके सामने हम हकायक रख रहे हैं फवाद हसन फवाद साहब के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जिस तरह मैंने कहा कि पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में उनका जिक्र किस तरह हुआ, इसके साथ उनके एसेट्स की डिटेल जो सामने आई है इस वक्त, वो तमाम तफसीलात, और ये जो पंजाब गवर्नमेंट को हेल्थ यूनिट्स उन्होंने एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे खरीदे, इस इल्जाम के पीछे हकायक क्या है, हम आज के प्रोग्राम में कर रहे हैं बेनकाब। मेरे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन हकायक आपके सामने बेनकाब कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक फवाद हसन फवाद से। वो शख्स जो कि कई साल तक दाल तक बैठ के वजीर आजम हाउस में एक तरह से डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बनकर मामलात को, तमाम इंतजामी अहम फैसले और तमाम उमूर को अपने हाथ में रखे हुए था। और वो शख्स जिसके हाथ में न सिर्फ बजट मेकिंग, उसके अलावा तरक्की तनजुली ब्यूरोक्रेट्स के, इसके अलावा पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, अहम तरीन फैसले, यानी अगर फेडरल मिनिस्टर भी अगर मिलना चाहे वजीर आजम से, तो फवाद हसन फवाद अगर चाहेगा तो प्रेसिडेंट या फेडरल मिनिस्टर मिल सकता है इस वक्त। फवाद हसन फवाद चाहेगा तो उनके अपने दामाद कैप्टन सफदर जो हैं
वो पार्लियामेंट की अगर प्रोसीडिंग्स में आप जाएं तो पार्लियामेंट के अंदर वो फ्लोर पर कहते हैं कि फवाद हसन फवाद या जो ब्यूरोक्रेट बैठ के इस पर जो है तमाम अहकामात दे रहे हैं, तमाम अपने इशारों से काम चला रहे हैं, ये सही नहीं है, उस पर एहतजाज करते हैं। तो जो वजीर आजम के दामाद हैं उनको भी एहतजाज करना पड़ता है, इतना ताकतवर ब्यूरोक्रेट। आज ECL में नाम डाल दिया गया। राजा आमिर अब्बास साहब, ये फवाद हसन फवाद साहब, पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया खुशामदीद प्रोग्राम में। ये फवाद हसन साहब जो है ये मिस कैलकुलेट कर गए इन हालात को, या ये कुछ और फोर्सी कर रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर आएगा और ये बच निकलेंगे दोबारा? ये किस तरह से, आज तो ECL में भी नाम आ गया, मामला बहुत आगे बढ़ गए, नैब ने तो पूरी फहरिस्त दी इल्जामात की हमें, क्या इन्होंने सोचा होगा आखिरकार जिस बुनियाद पर ये रुक गए, भागे नहीं मुल्क से? ये सुफियान, ये जो गॉड फादर थे ना ब्यूरोक्रेसी के, ये ब्यूरोक्रेसी के गॉड फादर थे। और ये जो गॉड फादर्स होते हैं ये भूल जाते हैं कि एक गॉड भी होता है, और जो जब इंसान खुदा की गिरफ्त में आता है तो फिर उसके दिमाग पे पर्दे पड़ते हैं और उसे बातें समझ नहीं आती। ये क्योंकि आपने जो इनका बताया कि जी ट्रांसफर पोस्टिंग्स, ये बहुत छोटी चीजें हैं। असल में जब ये डेप्थ में जाके देखा जाएगा तो जो प्लानिंग डिवीजन में, जो फाइनेंस डिवीजन में जो मेगा डिसीजंस लिए गए जिसमें अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स थे, उसमें जब इन्वॉल्वमेंट्स नजर आएंगी, LNG आप देखेंगे, ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स आर वेरी पेटी थिंग्स, तो उसमें जाके ये पता चलेगा कि जनाब इन्होंने क्या क्या किया। क्योंकि ये PM के साथ तकरीबन हर मिनिस्ट्री, हर ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में मुल्क में, बैरून मुल्क में, हर जगह मौजूद होते थे। और तमाम जो इनकी प्राइम मिनिस्टर की जो फाइल वर्क होता है वो राउट इनसे करती है, इनके जरिए जाती है, इनके इल्म में बेतहाशा चीजें हैं। और आपको पता होगा कि जब इनके घर पे रेड हुआ था तो कोई बहुत सारी USBs पकड़ी गई, बहुत सारे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और अब उसमें ऑब्वियसली मटेरियल्स होगा, उसमें बहुत कुछ होगा। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये जब ऑपरेट करते हैं दे मेक श्योर कि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने पास रखें कि कल कला को जब हम पकड़े जाते हैं तो हम बताएं कि जनाब ये वो डायरेक्शंस थी, ये फलाने शख्स ने, ये PM ने कहा था, कितना कहा था, आगे कहाँ गया। तो ये काफी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो अब ये अक्लमंदी अगर करेंगे तो इनके ऊपर एक तो केस है इनका अपना एसेट्स का तो इनको जवाब देना पड़ेगा कि जो इनके अपने एसेट्स अनर्थ हुए हैं वो कहां से इन्होंने बनाए हैं। उसके अलावा अगर करप्शन के केसेस आते हैं तो उसमें इनके पास ऑप्शन है कि अगर तो ये बन जाते हैं, अप्रूवर बन जाते हैं, जिसे हम आम इस्लाम में कहते हैं वादा माफ गवाह, तो फिर ये बताएंगे कि जनाब मेरे जरिए ये ऑर्डर्स होते थे और इन ऑर्डर्स के जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं वो कौन थे। क्योंकि ये CM पंजाब शहबाज शरीफ के साथ भी रहे, वो जो 56 कंपनी पंजाब पानी का स्कैंडल है और जो दूसरे हैं उसमें भी थे। उसके बाद जो मेन चीज आएगी कि ये जो हमारे साबिका नाअहल वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, उनके साथ ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के होते हुए इन्होंने जितने भी ये प्रोजेक्ट्स से इनकी डिटेल्स जब देंगे तो आई बिलीव कि ये एक बहुत बड़ी प्लेथोरा ऑफ केसेस खुल जाएंगे। और उसके बाद देखा जाएगा कि फवाद हसन फवाद एक नहीं होगा, कुछ और भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा FBR इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका फाइनेंस डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका उसके अलावा SCCP और ये इदारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक अफेयर्स और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ये तमाम चीजें वहां से जब निकलेंगी। क्योंकि आप राय साहब ये तो जो आपने जिस तरह बताया ना, ये जो डेप्थ है, बिल्कुल आई एग्जैक्टली एग्री विद दिस, क्योंकि ये तो बहुत डेप्थ में जाकर, क्योंकि ये तो उनके लिए तमाम सोचने से समझने से लेकर तमाम काम जो है ये उस पूरी हुकूमत का कर रहे थे। लेकिन जो एलिगेशंस इनके ऊपर नैब की तरफ से ब्रीफली जो सामने आई हैं उसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, एसेट बियॉन्ड मींस, उसमें हेल्थ यूनिट्स इन पंजाब बाइंग देम एट एक्सॉर्बिटेंट रेट्स। उसके बाद स्प्रिंट एनर्जी एक कंपनी है जी, उसके लिए उन्होंने लाइसेंसेस दिए फॉर CNG स्टेशंस और ये अमाउंट 100 मिलियन की है। और एक प्लाजा इस पर है जिसकी फोटो मैं इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, पिंडी के अंदर FHF प्लाजा, जो फवाद साहब का प्लाजा है जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। तो सर ये तो जो इल्जामात है इसका मतलब ये सतह ही है। इसके बाद अगर और इन डेप्थ जाया जाए तो इट विल बी अराउंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस रुपीस जो फैसले हुए, उसकी वजह से नुकसानात हुए, जिसकी वजह से लोगों को फायदा पहुंचा गठजोड़ के मुबैना तौर पर, जिस वजह से तो ये तो बहुत बड़ा वसी चार्जशीट बन जाएगी। हाँ
बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इसके अलावा एक चार्ज और जो बिल्कुल सामने आया हुआ है जिसमें ये अरेस्ट हुए थे वो आशियाना इकबाल का था कि जिसमें इन्होंने वो पहला जो उनकी बिडिंग हुई थी चौधरी लतीफ एंड कंपनी की, वो बिडिंग कैंसिल हुई थी, ही वाज द लोएस्ट बिडर, और उसके बाद वो एलडीए को दे दिया गया था प्रोजेक्ट, और एलडीए में आहत चीमा उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव था, और उसके बाद दोबारा से वो एलडीए के जरिए वो कैसा फर्म को दे दिया गया। आप ही के प्रोग्राम में काफी डिटेल पे बातें हुई हैं, और इसमें भी फवाद साहब उस वक्त सीएम पंजाब के साथ थे, तो ये भी एक केस है। लेकिन बात वही हो रही है कि जब ये तैयार होते हैं बताने के लिए, तो फिर तैयार जब बताएंगे तो ये फिर एक चीज नहीं बताएंगे, ये बेतहाशा चीजें बताएंगे, और वो चीजें वो होंगी कि जैसे आपका मुल्क का 200 अरब डॉलर अगर स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है, क्या वजह थी कि उस वक्त की हुकूमत, जबकि स्विट्जरलैंड वाले कह रहे थे कि वापस नहीं है, आप अपना शुरू करें, हमें डॉक्यूमेंट्स भेजें, तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, चाहे वो डार साहब थे या वजीर आजम साहब थे। तो ये वो चीजें हैं कि निकल के आएंगी कि कौन रोकता था। फाइनेंस के जो सेक्रेटरी थे उस वक्त, एफबीआर के जो चेयरमैन थे वो थे। तो इट्स अ बिग रैकेट जो अनर्थ होने जा रहा है। ये तो चले रैकेट है जो होगा। अजहर सिद्दीक साहब, इनकी शुरुआत से लेकर, क्योंकि मैंने जब पता किया तो ये एक सूबेदार के साहबजादे इस पर थे और इतना कोई खास इनका बैकग्राउंड नहीं था। जब ये आए अचानक, फिर जो नवाज शरीफ साहब के पास, शहबाज शरीफ साहब के पास, फिर नवाज शरीफ साहब के पास, इनकी तरक्की हुई, प्लाजे अरबों रुपए के बना लिए, एक ब्यूरोक्रेट नॉर्मल लाइफस्टाइल, एक सैलरी ऐसी नहीं जिसके ऊपर अरबों रुपए के प्लाजे बनाए या घर बनाए या प्रॉपर्टियां या ऑफशोर कंपनियां बनाए। तो अजहर साहब, आपने इस पूरे कैरियर को कैसे देखा, इनके शुरू से लेके और इनके जवाल तक, यानी जब तक ये जेल में और कठेरे में गए, आपने कैसे देखा जो बुरा उरूज और जवाल का सफर रहा है इनका, अजहर साहब? अच्छा, इसके लिए तारीखी तौर पर अगर आप चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा मुगल एम्पायर का तरीका भी यही होता था कि जो सबसे बड़ा खुशामदी होता था, जो यस मैन होता था, वो हमेशा सबसे आगे होता था। आपने खुद बता दी है कि उनकी हिस्ट्री, उनकी इब्तदा, आपको पता है इसहाकदार साहब के वालिद साहब भी, वो साइकिलों की दुकान थी, पंचर लगाया करते थे गाल पर शालमी में, और इस वक्त आपको अंदाजा है मल्टी बिलियनर है। तो नवाज शरीफ साहब या उनके हवारी जो साथ है, वो गॉड फादर। अजहर साहब की आवाज इस वक्त चली गई है। अजहर साहब, आप तक आवाज आ रही है? नहीं, अजहर सिद्दीक साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है इन द मीनवाइल। लेकिन राजा अमीर अब्बास साहब, अगर यही बात आप बता सकें, क्योंकि ये जिस तरह शुरू हुए और फिर ये प्लाजे आपने नैब के बड़े केसेस प्रोसिक्यूशन के तौर पर आपने देखे हैं, सर ये कैसे इतनी बड़ी बड़ी जायदादें, इतने बड़े बड़े घर, सीएनजी स्टेशन, प्लाजे, और जब कुछ था नहीं उनके पास, और एकदम एक बिल्कुल ऐसे बैकग्राउंड से स्टार्ट किया जब कुछ भी नहीं था, ये सेल्फ मेड, कौन सा मेड आप कहेंगे, ये क्या है ये राय साहब? नहीं, इसको सेल्फ मेड नहीं कहते हैं जी, इसको कहते हैं कस्टम मेड। ये खास तौर पे बनाए गए होते हैं ऐसे लोग, ये चंद लोग होते हैं जो कस्टम मेड होते हैं, तो ये उनमें फॉल करते हैं। और इन्होंने अभी तो आपने प्लाजे पिंडी के दिखाए, अभी अगर थोड़ी सी नैब थोड़ी सी मेहनत करे और दयानतदारी से अगर काम करे तो जरा देखे कि जी अमेरिका में बैंकिंग में, क्योंकि ये एक बैंक में भी चले गए थे कुछ अर्सा, एक इन्होंने इलीगल अपॉइंटमेंट की थी, वो भी एलिगेशन है इन पे, तो वहां पे काफी सारे कुछ पाकिस्तानियों ने शेयर्स खरीदे हुए हैं, वहां पे काफी सारी अमेरिका यूएसए में इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई है। अगर उन इन्वेस्टमेंट्स को निकालेंगे तो आप हैरान होंगे कि ये पाकिस्तान कितना अमीर मुल्क है, कि यहाँ के लोग कितनी बड़ी बड़ी फर्म्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें देखिए सफियान, अगर एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट, हम भी सारी जिंदगी देखते रहे हैं कि अगर वो पूरी जिंदगी नौकरी करता है तो एंड में आके जितनी भी वो सेविंग कर ले तो वो एक घर बमुश्किल बना सकता है। इससे ज्यादा आजकल के इस महंगाई के दौर में अगर वो इस्लामाबाद में एक घर बना ले तो बहुत बड़ी बात होती है, वो भी नहीं होता, वो भी वो स्कीम्स में, सरकारी स्कीमों में जाके घर बनाते हैं। तो अब इस चीज का उनको जवाबदेह होना पड़ेगा, इस चीज को उनको बताना पड़ेगा। और बात वही है कि अगर अब नैब इसकी कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि अगर नैब सिर्फ आई वॉश कर रही है कि दो चार छोटे छोटे केसेस दिखा के बाद में कहे कि जी ठीक है हमने प्ली बार्गेन कर ली, उन्होंने ये पैसे चंद करोड़ या इतने दे दिए और वो चले गए, तो ये एक बड़ी इसमें सख्ती की बात है कि ये जो चेक रखना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन। जिस एंगल से आप बात करें निजी बैंक वाली, तो ये जो निजी बैंक में हायर हुए हैं, इसका डॉक्यूमेंट भी, जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये हमने हासिल किया था, जो तफ्तीश हुई है इस दौरान। ये सितंबर 5, 2005 को ये हायर हुए थे, जो बैंक अल्फा एक निजी बैंक है उसमें, और उनकी सैलरी जो थी वो 3,25,000 रुपए थी, जिसके अंदर मुख्तलिफ अलाउंसेस वगैरह, बेसिक सैलरी 1,80,000 और सब मिला मिलू के। तो इसमें तो जो
ये जो एस्पेक्ट इन्वेस्टिगेट हो रहा था वो ये हो रहा था कि भाई आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपकी है इसके साथ अटैच्ड है, और फिर आपकी लेटर ऑफ रेजिग्नेशन है जो आपने दी है दिसंबर 1, 2006 को। तो इन्होंने सरकारी नौकरी रखते हुए प्राइवेट बैंक में नौकरी कैसे करी? लेकिन आप जो बता रहे हैं कि इस नौकरी के जरिए क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी इन अकाउंट्स के जरिए, जो उन्होंने नौकरी यहाँ पे करी थी इसलिए नौकरी की होगी, क्या होगा? देखिए, नहीं इन अकाउंट्स का मैं नहीं कह रहा, ये तो पुरानी बात है, लेकिन ये बातें बाद में हुई हैं कि जनाब यूएस में काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये बातें सामने आ रही हैं। अब असल में ये वो चीजें हैं कि इन्वेस्टिगेट किया जाए, इनको सिर्फ इतना मत इन्वेस्टिगेट किया जाए जी पिंडी का एक प्लाजा है या ये इन्वेस्टिगेशन है कि जनाब आपने ये कोई इक्विपमेंट हॉस्पिटल का ले लिया था कोई महंगे दामों। दीज आर वेरी वेरी, जिसको हम कहते हैं ना पॉकेट चेंज है, ये बहुत छोटी चीजें हैं। तो अगर ये वाकई इन्वेस्टिगेशन ऑनेस्टी के साथ होती है तो बहुत बहुत सी चीजें उभर के आएंगी, जिसमें ये जो उनसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये जो उनसे होते हैं, इनको एक बड़ा लिमिटेड सा शेयर दिया जाता है। असल लोग होते हैं जो इनको बिठाते हैं, जो इनको कहते हैं कि आप जूनियर मोस्ट ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं और आप ग्रेड 22 की पोस्ट पे 4-5 साल रहे, और तमाम ब्यूरोक्रेसी के जो सीनियर 22 के ऑफिसर्स थे वो काहे को खामोश थे? क्या वो फवाद से डरते थे? नहीं, वो ये डरते थे कि उन्हें पता था कि ठीक बात है साहब, लेकिन हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, वजीर आजम साहब है, तो एक ब्रेक का कहा जा रहा है, उस ब्रेक के वजीर आजम थे नहीं, लेकिन उनके फैसले, उनका इख्तियार, उनके तमाम मामलात और जिस उमूर पे वो इस वक्त नजर रखते थे उससे लगता था कि वो खुद वजीर आजम थे या उनसे भी ताकतवर थे फवाद हसन फवाद। आज उनके हवाले से अहम तरीन हकायक इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक रख रहे हैं, हमारे साथ थे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकायक बेनकाब कर रहे हैं। इस वक्त इस पूरी सूरत हाल को आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह फवाद हसन फवाद और किस तरीके से ये शख्स जो इस वक्त एक ब्यूरोक्रेसी में एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट से एक सुपर ब्यूरोक्रेट बना और तमाम इख्तियारात, तमाम ताकत का मजमुआ, तमाम इस वक्त मरकज ताकत का बन चुका, फैसला साजी का, अहम बजट प्रपोजल्स, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से फैसला करने में। इन्वेस्टिगेशन में अगर आप कहा जाए जो इस वक्त बातें जो जिस तरह खुल के सामने आ रही हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे जब गाड़ियां चाहिए थी शरीफ फैमिली को, तो जो 35 गाड़ियां फॉरेन ऑफिस से इंपोर्ट की गई, आर्मर्ड व्हीकल्स, ये फैसला भी कहा गया जी फवाद साहब ने किया था। इसी तरह BMW 7 सीरीज मंगाना हो, या वो अहम तरीन फैसले जिसके अंदर जो भी उनसर अगर प्लानर के तौर पे कहा जाए, उन अहम तरीन फैसलों के पीछे वो दिमाग या वो जहन जो था फवाद साहब का होता था। आप इस वक्त जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमने जो जराये से इस वक्त हासिल किया इस इन्वेस्टिगेशन से, उसे पता चला कि ऑफशोर कंपनियां बनाई गई और लंदन में बहुत लोगों को सेटल किया गया यहाँ से मुल्क से बाहर भेजकर। और फिर इस वक्त ये भी बताया गया कि एक सफीर जो बैन पाकिस्तान के सफीर हैं इस वक्त एक मुल्क में, उनकी तरफ से मुआवनत हुई इनकी इन अहम मामलात के अंदर, और इन्वेस्टिगेशन में ये तमाम मामलात सामने आए हैं। और जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि लैपटॉप का बड़ा अहम किरदार है, तो लैपटॉप के जरिए बहुत सी ट्रांजैक्शंस, बहुत से रिकॉर्ड्स और बहुत सी अहम तफसीलात तक नैब पहुंच रही है। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो है टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी राजा मेरे पास आप कह रहे हैं प्लाजा वगैरह कुछ, असल में तो जो हुआ है जनाब वो उसकी तह में जाने की जरूरत है, उसकी डेप्थ में जाने की जरूरत है। वो क्या हुआ है अजहर साहब? अच्छा, ये बात हकीकत है कि बेसिकली प्लाजा तो एक छोटा सा इशू है, ये तो बड़ी माइनर सा है। कल ये चुके ले जाएंगे किसी ना किसी तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर। मैं आपको सबसे पहला इशू बता दूं आपको, अभी आपने ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों का जिक्र किया है, और ये गाड़ियां वही थी जो नवाज शरीफ को छोड़ने के लिए बाकायदा वहां नैब कोर्ट में हेयरिंग के लिए आया करती थी। फिर आप आ जाए, आपके मेट्रो के प्रोजेक्ट जितने भी हैं, आपके LNG का, आपके जितने पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, सारे प्रोजेक्ट्स की चूंकि अप्रूवल करनी होती थी प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैंने तो जो कि मेट्रो ऑरेंज के हवाले से वो डॉक्यूमेंट देखे हैं जिसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने ये एक नई प्रेसिडेंट सेट की कि हर प्रोजेक्ट का PC1 एक नहीं बनता, इन तमाम प्रोजेक्ट के PC1 यानी एक से ज्यादा बनते थे, और असल कॉस्ट विदहेल्ड कर ली जाती थी। 56 कंपनियों के हवाले से बेसिक आइडिया भी फवाद का ही है कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में रखा जाए, और सारे गॉडफादर जो उनके बड़े वाले थे, ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने गॉडफादर को चलाना था, उनके लिए ये सारे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। एसेट बियॉन्ड मीन का केस तो अपनी जगह बनेगा, लेकिन सबसे जो बड़ा केस है व्हाइट कॉलर क्राइम के हवाले से,
जो नवाज शरीफ के अगर देखा जाए ये तोता है, यानी हमें आपको डाटा जो इनके मोबाइल फोन से, इनके ब्लैकबेरी से और ये डाटा सारा जो मिला है उनका फोरेंसिक कराकर असल जो ऑफशोर कंपनीज, अगर मैं आपको ये बात भी बता दूं, फवाद हसन फवाद 23 ऑफशोर कंपनियों के बारे में भी जानता है। अभी तो 16 ऑफशोर कंपनी आपके सामने आई है और आपको अगर ज्यादा तहकीक की तो फवाद हसन फवाद की अपनी जाती ऑफशोर कंपनियां भी निकल आएंगी। डिपेंड करता है कि नैब इस मामले में फोरेंसिक एक्सपर्ट कितने मिलाता है। जो हमारी इत्तलात है, नैब जो हमारे जराए वो कहते हैं कि फवाद जो है इस पर वो यानी रोते रोते उन्होंने सब कुछ यानी उनमें मजामत वाली बात जो होती है ना, एक कैरेक्टर वाली वो नहीं थी, वो गए अंदर जाके उन्होंने सारा कुछ उगल दिया, रो रो के सब कुछ बताने को तैयार है। तो आपकी इत्तलात क्या है? हमने तो सुना है सब बता रहे हैं और बड़े रो रो के बता रहे हैं, बड़े कह रहे हैं जी जान छोड़ो मेरी, इस पर आगे पीछे सारी बातें बता रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है जिनका जो तोता है ना, लेकिन सवाल ये है कि ये तोता भी अभी सच सारे हकायक नहीं सामने रख रहा। नैब ने इसमें कोई शक नहीं है कि इनका मोबाइल डाटा, ब्लैकबेरी और लैपटॉप में से काफी डाटा रिट्रीव कर लिया है, लेकिन अब जो बाकी इनका जितने जहां इनके विजिट है, वहां के विजिट जहां ये ठहरते रहे, अगर ये डाटा नैब उन मुल्कों तक पहुंच गया तो ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असल हकायक मैंने आपके सामने बताया। अब यानी मिसाल के तौर पर अब चाइना के अंदर इनका कंपनीज के साथ ये जाते रहे हैं, विजिट करते रहे हैं, चाइना के अंदर इन्होंने जो कंपनी सेट आउट की हैं, इस तरह टर्की के अंदर भी जो कंपनीज बनाई हुई हैं, पैसा यहां से जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है बड़े बड़े, आपको ये भी पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के अंदर जो जितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। सही, चले जी, अजहर साहब का जो इस पर इंटरनेट क्योंकि स्काइप कनेक्शन है तो वो मैं से आज जो है साथ नहीं दे रहा उनका बात, यहां तक अजहर साहब आएंगे दोबारा तो कंटिन्यू करेंगे। राजा आमिर अब्बास साहब, ये तमाम अहम तरीन मामलात हैं और आपको क्या लगता है ये सिविल सर्विसेज के अंदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज डिपार्टमेंट में जो ये पूरा ग्रुप था, जो एक सेगमेंट था जो बेसिकली एक पूरे एक माफिया को लेके चल रहा था, उसका एरा खत्म हुआ आफ्टर फवाद अरेस्ट या अभी बहुत कुछ होना बाकी है? राजा साहब देखिए, ऐसे और भी काफी सारे ऑफिसर्स हैं जिनको उन्होंने पाला हुआ था, जिनसे वो काम लेते थे। अब इस रैकेट को पकड़ने के लिए ऐसे ऑफिसर्स को बोलना पड़ेगा कि जिनके साथ उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, वो ये आके बताएंगे जनाब हम आपको बताते हैं, क्योंकि जहां ये पॉपुलर थे कुछ ऑफिसर्स में, ये ही वाज द मोस्ट अनपॉपुलर ऑफिसर अमंग द ये जो आपके सिविल सर्वेंट्स थे, वो इससे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके राइट्स को ये दबा देता था, जूनियर को सीनियर पे बैठा देता था, पोस्टिंग ट्रांसफर्स उनके जो ग्रेड्स थे उस हिसाब से नहीं होते थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब इसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया गया तो ग्रेड 21 के उसके 22 के सीनियर ऑफिसर्स आए कि जी हम सीनियर मोस्ट हैं, इसको कैसे लगाया दिया है, आप इसको चैलेंज कीजिए। मैं कहा ठीक है चैलेंज करते हैं, लेकिन इसका इतना प्रेशर और खौफ हुआ कि वो जो ऑफिसर्स थे वो दोबारा आए ही नहीं, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप एक एनोनिमस सी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगा देते, जिस पे मैंने कहा एनोनिमस नहीं होगा, आप लोग अगर एग्रीव्ड हैं तो हिम्मत करें। लेकिन इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक फवाद हसन फवाद के खिलाफ अपने राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके दस्तक देते। तो ये वो चीजें हैं कि अब इसके अपने ही पेटी बंद भाई बताएंगे, बहुत सी चीजें बताएंगे, और जब बात होगी कि आपके जो फॉरेन हाई कमीशन हैं, एम्बेसीज हैं, वहां से कुछ रिकॉर्ड लिया जाएगा। लेकिन बात वही आ रही है कि कैपेबिलिटी, क्या नैब के पास इतनी कैपेबिलिटी है, ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स हैं ऐसे, क्योंकि नैब को अब हायर करनी पड़ेगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। दुबई में, यूके में, अमेरिका में ऐसी एजेंसीज हैं कि जब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट जाती है उनके पास और उन्हें उनकी फीस दी जाती है तो वो आपको बहुत ज्यादा जो मनी ट्रेल है, ये जो ऑफशोर कंपनीज हैं, इनके पूरे रिकॉर्ड्स निकाल के दे देते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका काम यही है। अब ये चेयरमैन नैब को देखना चाहिए कि वो किस तरीके से और किस लेवल तक जाके इन चीजों को अनफोल्ड करते हैं। लेकिन राज साहब, ये जो अब जिस तरह ये सारे मामलात हैं, जिस तरह ये अनफोल्ड होंगे, यानी ये वही बात कि ये यहाँ पर आए और ये रुके रहे, यहाँ से गए नहीं, आज ईसीएल में नाम भी आ गया इस पर, तो आपको नहीं लगता कि ही इज स्टिल होपफुल कि समवन विल सेव हिम, समवन विल गेट हिम आउट? किस वजह से इतना ये यहां पर रहकर इन्होंने, जब इतना कुछ था इनके और सबको पता था कि किस तरह ये सारे मामला इनके हाथ में, इनकी मरकज ये है इस वक्त तमाम चीजों का, क्यों बैठे रहे मुल्क के अंदर, क्यों ये नैब में पेश होते रहे, ये क्यों यहां से गए नहीं, भागे क्यों नहीं मुल्क से?
देखिए वो उसको ये भी पता है कि अगर मैं भागूंगा तो कहां तक भाग सकता हूं, वापस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये अगर भाग के जाते तो ये सब कुछ इन्होंने समेटना भी था। अभी भी जैसे अजहर सदीक ने कहा कि ये जो सी है सारी बातें नहीं बताएंगे, ये अपने बहुत सा एसेट अगर सेव कर लेते हैं और कोई 15-20 करोड़ अरब रुपया ये दे देते हैं और 20-25 सेव कर लेते हैं, फिर भी इनके लिए विन विन सिचुएशन होगी कि जी मैं वादा माफ भी बन गया, अपने 20-25 अरब जितने भी हैं 100 अरब बचा भी लिए, उसमें से अगर आधे देने भी पड़ गए तो इसके लिए ये एक फेयर डील होगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होनी है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन